तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फुल रीकैप रिवीजन। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन चीज़ें निकालते हैं। एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, दो होती हैं पोजीशनल एवरेजेस, यानी एक होता है मीन, दो होते हैं मीडियन और मोड। तो हम सबसे पहले मीन, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, अर्थमेटिक मीन तीन अलग अलग सीरीज़ के अंदर निकाला जाता है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इनकी पहचान क्या है जो हम देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ की सबसे पहले बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे होते हैं। अब इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आंसर आ गया 4.6। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब a का मतलब है एज्यूम्ड मीन। मान लेते हैं हमने एक मीन एज्यूम कर लिया 6। d का मतलब होता है डेविएशन, यानी कि x माइनस a। तो हम x में से, ऑब्जर्वेशन में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा और उस सिग्मा d की वैल्यू है -7। और फिर जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मज़ेदार बात यह है कि आंसर सेम ही आएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड में आया था, यानी 4.6। अच्छा, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मान लेते हैं हमारे पास ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब यहाँ पर c का मतलब होता है क्लास लेंथ, जो अभी समझाता हूँ। सॉरी, c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो अभी समझाता हूँ। और d डैश जो होता है वो बेसिकली आपके पुराने वाले d ही को सिर्फ अगर हम c से डिवाइड कर दें तो होता है। अब ये देखो कैसे निकलता है। मान लेते हैं हमारी तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और हमने तीनों में से कोई एज्यूम्ड मीन मान लिया a 1030। तो पहले तो हम निकालेंगे d x माइनस a, वो आ गई वैल्यूज़। अब d डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो हमने मान लिया 10, तो -20 को 10 से डिवाइड, 0 को 10 से डिवाइड, -10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा d डैश, और सिग्मा d डैश आ गया -3, और c मतलब कॉमन फैक्टर। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीन 1020। मतलब कि तीनों तरीकों से आप अपने अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हो इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज़ की बजाय है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ होती है बच्चों जिसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसीज भी दे रखे होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस कॉलम को टोटल करना पड़ेगा, जो आ रहा है 3500। और सिग्मा एफ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा, जो आ रहा है 100, और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। अच्छा जी, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अब इसमें क्योंकि एफ डी आ रहा है तो आपको एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाई दिया, सेम फॉर्मूला x माइनस ए। तो f और d को मल्टीप्लाई करोगे और उसका टोटल करोगे तो आ जाएगा लास्ट कॉलम 500। फॉर्मूले में पुट करोगे तो मज़ेदार बात यह है कि मीन का आंसर 35 ही निकलेगा। तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो यहाँ पर d डैश आ गया और एफ डी डैश आ गया, तो f को और d डैश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और d डैश कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले सिखा दिया था, d अपॉन c, और c होता है कॉमन फैक्टर। तो हमने कोई भी एज्यूम मीन मान लिया, मान लेते हैं 20, और फिर x माइनस a करके d निकाल लिए और कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा d डैश आ गया, और उस d डैश को f से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा लास्ट कॉलम एफ डी डैश आ गया, जिसका टोटल है 150। फॉर्मूले में पुट करा और मज़ेदार बात, आंसर सेम। तो ये हो गए डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड से मीन निकालने के पेतरे। उसके बाद तीसरे थे जी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बच्चों होते हैं क्लास इंटरवल्स। तो आपको इसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे या नहीं दे रखे होंगे तो बनाने पड़ेंगे और फिर निकालते हैं मीन। तो डायरेक्ट मेथड तो सीधा है, सिग्मा एफ एम
अपॉन सिग्मा एफ। एफ एम का मतलब है आपको मिड पॉइंट्स निकालने हैं और एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा एफ एम, फिर फॉर्मूले में पुट करना है तो आंसर आ गया 6। दूसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ सिग्मा एफ। अब ए मतलब आप मिड पॉइंट्स निकालेंगे, उन मिड पॉइंट्स में किसी भी वैल्यू को ए मान ले, आपकी मर्जी। फिर डी का फॉर्मूला होगा एम माइनस ए, यानी कि मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन, तो वो आ जाएगा डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा लास्ट कॉलम एफ डी, जिसका टोटल है 60। फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका मीन का आंसर आ जाएगा 6। सेम इसी तरह स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब यहाँ पे एफ डी डैश सेम कहानी, कैसे निकलेगा? पहले आप मिड पॉइंट्स निकालोगे, उसमें से किसी को एज्यूम्ड मीन मान लोगे, फिर आप डी निकालोगे एम माइनस ए, फिर डी डैश निकालोगे, यानी किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे। हमने यहाँ कॉमन फैक्टर लिया है 4, तो डी डैश आ गया। फिर डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट कॉलम आ गया, टोटल आ रहा है -15। लेकिन मज़ेदार बात देखना, फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर वही निकलेगा, मीन का 6। तो ये पेतरे हो गए कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन को निकालने के। तो क्लियर हो गई कहानी। फिर मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी करवाए थे मीन के अंदर, कि अगर ओपन एंड क्लास है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसको नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करना है, बाकी सारे स्टेप्स फिर सेम रहेंगे। इसी तरह अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो उसको भी आपको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, फिर सारे स्टेप सेम रहेंगे। मिड वैल्यूज गिवन है, फिर तो मज़े आ गए, फिर तो सॉल्व कर दोगे डायरेक्टली, क्योंकि एम दे रखा है ऑलरेडी। इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, यानी कि इस तरह से, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से मिड पॉइंट निकाल के इसी से अपना सॉल्व कर दोगे। अनइक्वल क्लास दे रखे हैं इंटरवल्स, तो भी आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इन्हीं से मिड पॉइंट्स निकाल दोगे और सॉल्व कर दोगे जो भी आपको स्टेप्स दे रखे हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारे मीन निकालने के टोटैलिटी में हर तरह की सीरीज़ में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखी थी प्रॉपर्टीज़। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या थी मीन की। प्रॉपर्टीज़ पहली थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज 0, यानी कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको मीन से माइनस करेंगे और फिर उन डेविएशंस का सम करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, ये मतलब है। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप डेविएशंस का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 0 नहीं होगा, लेकिन वो सबसे कम होगा, मतलब कि लीस्ट होगा। तो ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, जिसका मैंने डेमो भी दिया था कि अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन से पहले मीन निकालें, फिर मीन की डेविएशंस फाइंड करके उनका स्क्वायर कर दें, तो जो हमारा टोटल आ रहा है वो 10 आ रहा है जब हमने मीन से स्क्वायर्स का सम निकाला, जबकि किसी और नंबर से जब हमने डेविएशंस के स्क्वायर का सम निकाला तो 30 आ रहा है, जो ज़्यादा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मीन के डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम लीस्ट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी कि मीन जो है वो चेंज इन ऑरिजिन से अफेक्ट होता है, यानी कि अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ जोड़ दोगे, कुछ घटा दोगे, तो फिर मीन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली मैंने आपको ये दिखाया था। इसी तरह अर्थमेटिक मीन चेंज इन स्केल से भी अफेक्ट होता है, यानी कि अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे या सारी ऑब्जर्वेशन से कुछ डिवाइड कर दोगे तो फिर मीन का आंसर भी चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था। इसके अलावा अगर सारी ऑब्जर्वेशंस के हैं तो फिर अर्थमेटिक मीन भी के होगा, यानी हमने एग्जाम्पल करा था 7 7 7 7 7, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा 7। और लास्ट प्रॉपर्टी कंबाइंड मीन, ये निकालने को आ सकता है एग्जाम में। आपको 2 ग्रुप्स दे रखे होंगे, दोनों के अलग मीन्स होंगे और कहेगा कंबाइंड मीन निकालो, तो ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो दोनों अलग अलग ग्रुप्स के नंबर, दोनों अलग अलग ग्रुप्स के मीन्स, और इस फॉर्मूले को लगाकर हम निकाल लेंगे कंबाइंड मीन। तो ये हो गया मीन का कार्यक्रम। अब चलते हैं आगे पोजीशनल एवरेज में, जिसमें पहले हम करते हैं मीडियन। मीडियन बच्चों बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। मीडियन क्या करता है कि भाई आप अगर सारों ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लगा दो, तो जो सबसे बीच में ऑब्जर्वेशन आ रही है उसको मीडियन बोल देते हैं। तो ये एक पोजीशनल एवरेज हो गई। बाकी इसको निकालना कैसे है? इंडिविजुअल सीरीज़ में वेरी सिंपल, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सारे ऑब्जर्वेशंस को लगाओ, ये स्टेप 1 याद रखना है। फिर फॉर्मूला है n+1/2th आइटम।
n में ऑब्जर्वेशन गिन के डाल दो, ये आ गया 4.5 आइटम। अब कई बार बच्चा सोचता है ये आंसर है मीडियन का, नहीं, 4.5 आइटम का मतलब होता है 4th आइटम और 5th आइटम के बीच का। अब हमारे ऑब्जर्वेशंस में 4th आइटम क्या दे रखा है, देखो ऊपर का, देखो 4th आइटम कौन है, 5, और 5th आइटम कौन है, 6। तो हमें इन दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन लेना है, तो हम इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5, तो दैट इज मीडियन। इसी तरह हमने एक एग्जांपल और करा था, तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में इस तरह से निकलता है। अब होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी। तो इसमें आपको पहले एक कॉलम ऐड करना है, खुद बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडियन कैसे निकालते हैं, पहला फॉर्मूला तो वही स्टेप सेम, n+1/2 th आइटम, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 99 +1/2 th आइटम। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई 50 आ गया, ये आंसर आ गया, हा, गलत हो जाएगा, ये 50 आंसर नहीं है, 50th आइटम ये है। हमें चेक करना पड़ता है कि भाई किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50th आइटम लाई करेगा। लाई का मतलब है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर 50 उससे छोटा बन रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल रखी हैं, 2 उसमें लाई नहीं करेगा, 10 उसमें लाई नहीं करेगा, 26 उसमें लाई नहीं करेगा, 52 में आकर लाई कर जाएगा, क्योंकि 52 से छोटा है। तो उस 52 के आगे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर होती है। तो आपका हाथ का निशान कहाँ बना हुआ है, 40 पर, तो हमारे मीडियन का आंसर है जी 40। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले खुद बनाना है। अब यहाँ फॉर्मूले में हल्का सा ट्विस्ट है, यहाँ हम चेक करते हैं n/2th आइटम, n+1 नहीं करते, n/2th आइटम, वो आया 16th आइटम। तो फिर से 16th आइटम को चेक करते हैं कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो जिसमें भी वो लाई करेगा, जैसे हमारे एग्जांपल में वो 20 में लाई कर रहा है, तो उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो बन जाएगी मीडियन क्लास। ध्यान रखना, क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। अभी मीडियन का आंसर नहीं आया, मीडियन क्लास आई है 20 to 30। इसका मतलब मीडियन का आंसर 20 और 30 के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन 20 और 30 के बीच में होगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ये याद रखना है, L + n/2 - CF/F × I। L मतलब लोअर लिमिट 20, CF मतलब जो भी लिमिट, जो भी हमारी क्लास इंटरवल है उससे पहले वाली, प्रीवियस वाली CF लेनी है, वो है 10। F मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 10, और इत्तेफाक से क्लास लेंथ यानी कि जो क्लास इंटरवल का गैप है वो भी कितना है, 10। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीडियन आ जाएगा 26। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में थोड़ा मीडियन ध्यान से निकालना। और फिर चलते हैं जी आखिरी मोड की कहानी पर। तो मोड तो सबसे आसान है, इसका तो एक ही क्वेश्चन आता है जो अभी बताऊंगा कौन सा। इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने को आएगा नहीं, क्योंकि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी रिपीट हो रही है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आंसर हो गया। तो हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन में 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था, तो 3 मोड हो गया। डिस्क्रीट सीरीज भी वेरी सिंपल, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी ऑब्जर्वेशन का आंसर मोड हो जाएगा। तो जैसे इस टेबल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 21, तो वो किस ऑब्जर्वेशन की है, 225, तो मोड का आंसर हो गया 225। तो ये दोनों तो बेकार हैं, मतलब जनरली नहीं पूछेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार ग्रुपिंग मेथड और बता देता हूँ। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सिखाऊंगा, लेकिन कई बार हमारा क्वेश्चन हमें कहता है कि मोड बताओ ग्रुपिंग मेथड से, तो उसके बच्चों स्टेप्स याद रखने कृपया करके प्लीज़। F तो आपको गिवन होगा, वो है 1। अब आपको 5 कॉलम्स अपने आप बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनमें क्या होता है, 2 में हम 2-2 के ग्रुप्स में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, उसके बाद हम 1 को छोड़ के 2-2 के ग्रुप में फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, उसके बाद हम 3 को एक साथ जोड़ते हैं, 3 को इकट्ठा करके लिखते हैं, उसके बाद 1 को छोड़कर 3 को इकट्ठा करके लिखते हैं, और लास्ट कॉलम में 2 को छोड़कर फिर 3 को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ये ग्रुपिंग के स्टेप्स हैं, आई होप आपको याद होंगे। और किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मेन वीडियोस में जाकर आप आराम से इसको देख लेना, समझ लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेकिन ये आपको खुद करने हैं 5 कॉलम्स अपने आप। अब इन 5 कॉलम्स में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें कलर करना है।
जैसे आप देखोगे पहले में है 21, फिर है 27, फिर है 29, फिर है 32, फिर है 35, फिर है 31। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को कलर करा। फिर इससे एनालिसिस टेबल बनती है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जिन ऑब्जर्वेशंस के सामने थी उनके आगे हम टिक लगाते हैं। जैसे पहले कॉलम में वो किस ऑब्जर्वेशन के आगे थी, 225, अगली वाली 2 के आगे थी, अगली वाली भी 2 के आगे थी, फोर्थ कॉलम में तो 3 के आगे थी तो 3 टिक, फिफ्थ कॉलम में भी 3 के आगे थी तो 3 टिक, सिक्स्थ कॉलम में भी 3 के आगे थी तो 3 टिक। फिर सारे ऑब्जर्वेशंस के इन टिक्स का टोटल करते हैं और जिसका भी टोटल सबसे ज़्यादा होगा टिक का, जैसे यहाँ पे टिक का टोटल 6 सबसे ज़्यादा किसका है, 225 का, तो मोड का आंसर होगा 225। तो ग्रुपिंग मेथड पे बच्चों कृपया फोकस करना, ये हमसे पूछ लेते हैं। बाकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारा स्टेप सेम रहता है। फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल ये दे रखे होंगे और क्वेश्चन कहेगा फाइंड मोड। तो पहला तो वही काम करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके सामने जो भी क्लास इंटरवल है वो हमारी बन जाएगी मॉडल क्लास। तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका। अब मोड निकालेंगे कैसे वो देख लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पर F0, F1, F2 क्या हैं वो भी देख लो। F0 है प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी, F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 है नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी जो मार्क कर रखी है, L है लोअर लिमिट और क्लास इंटरवल है I10। अब इसमें लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मेन क्लास में भी करवाई है, वो आप ध्यान से देखना। अगर मान लो जो डिनोमिनेटर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 0 या नेगेटिव आ जाए तो फॉर्मूला बदल देना बच्चों, फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0, फिर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अब मॉड के अंदर F1 माइनस F0 प्लस मॉड के अंदर F1 माइनस F2 फिर इंटू आई। तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा अगर आपका ओरिजिनल फॉर्मूले में डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, तो मैंने इसका आपको क्वेश्चन भी करवाया था और इस क्वेश्चन से आपको मोड भी निकलवा के सिखाया था। अब इसी तरह सेम काम ग्रुपिंग मेथड में भी हो सकता है, क्वेश्चन कह दे तो स्टेप सेम रहेंगे। पहला कॉलम F का, उसके बाद रिपीट करो मेरे साथ, बोलो 2-2 के ग्रुप में जोड़ने, फिर एक छोड़ के 2-2 के ग्रुप में जोड़ने, फिर 3-3 के ग्रुप में जोड़ने, फिर एक छोड़ के 3-3 के ग्रुप में जोड़ने, फिर लास्ट में 2 छोड़कर 3-3 के ग्रुप में जोड़ने। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, फिर हाईएस्ट वाले को कलर करना है और एनालिसिस टेबल में टिक लगाने हैं जिन भी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसीज जिस क्लास इंटरवल के आगे थी, और फिर जिसमें सबसे ज़्यादा टिक होंगे वो क्लास इंटरवल बन जाएगा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास पता लगाने के बाद फार्मूला देखो सेम। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर याद हो तो नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया था, नेगेटिव, तो ये फार्मूला इनवैलिड बन गया। तो अब हमें फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हमने फार्मूले को बदल कर दूसरा फार्मूला लगाया और फिर हमारा मोड का सही आंसर आया 36। ठीक है, अब आते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर जो एग्जाम में शॉर्ट आएगा, वो है आपका मेजर ऑफ कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो कोरिलेशन का मतलब ये समझो कि इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, 1 और 2, और हमें इनके रिलेशन के बारे में बताना होता है। ठीक है, अब इनके रिलेशन को मेजर करने के या इनके रिलेशन की वैल्यू बताने के वैसे तो 3 मेथड्स हैं, है ना। एक है स्कैटर डायग्राम, एक है कार्ल पियर्सन और एक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। लेकिन पहले मैं स्कैटर डायग्राम अगर आपको बताऊं, जिसमें हम वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं बताते, जिसमें सिर्फ हम कहते हैं कि हमें एक आइडिया मिलता है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार ज़रा वो देख लो आप। सबसे पहले अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कोरिलेशन जो होता है ना, उसमें हम रिलेशंस की वैल्यू के बेसिस पर उसको मतलब एक डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेट्स से हमारे वैल्यू है 0, तो मैंने बताया था 0 वैल्यू का मतलब हो गया कि कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। लेकिन अगर मान लो मेरी वैल्यू है -1 तो हम कह देंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर मेरी वैल्यू है बिल्कुल +1 तो हम कह देंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, मज़ेदार बात ये होती है कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में ही लाई करती है। तो -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, अब उसमें भी हमने इनके रिश्ते को कैसे कैसे देखो डिफाइन कर रखा है। आप ग्रीन कलर वाला एरिया देखो, यहाँ पर कोरिलेशन की वैल्यू
0.75 से मतलब पॉजिटिव जोन में या तो ज़्यादा है या नेगेटिव जोन में या तो कम है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी जोन में अगर आप ग्रीन कलर की वैल्यूज़ को देखोगे या ग्रीन कलर के एरिया को देखोगे तो वहाँ पर हमने रिलेशन में लिख रखा है हाई। इसका मतलब होता है यहाँ पे कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। लेकिन अगर आप ब्लू कलर के एरिया को देखोगे जहाँ पर वैल्यूज़ 0.25 से लेकर 0.75 तक मार्क्ड हैं, चाहे पॉजिटिव जोन में या नेगेटिव जोन में, तो हम कहते हैं कोरिलेशन है मॉडरेट, मतलब मीडियम। लेकिन अगर आप देखोगे येलो कलर के एरिया को जिसमें वैल्यू 0 से लेकर 0.25 के बीच में है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कहते हैं लो, यानी कि इनका कोरिलेशन जो है उसके बीच में रिलेशन की वैल्यू कम है, लो है, और 0 तो नो रिलेशन है। तो कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमारा काम में आता है। अब स्कैटर डायग्राम की पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ कि स्कैटर डायग्राम जो है वो क्या होता है। तो देखो स्कैटर डायग्राम में हमें सिर्फ एक आइडिया मिलता है, ठीक है। तो आप ये 6 डायग्राम ही देखना, आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला डायग्राम है जिसमें आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड पॉइंट्स देख रहे हो, वो एक ऊपर की तरफ जाते हुए इशारा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दिख रहा है ना फर्स्ट डायग्राम पे। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम है जिसमें आप डॉटेड पॉइंट्स को अगर देखोगे तो डॉटेड पॉइंट्स आपको इशारा करेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए, वो है नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जो थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जिसकी वैल्यू थी 1। और अगर आप फोर्थ डायग्राम में देखो जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि इसकी वैल्यू -1। अच्छा, कुछ डायग्राम ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पॉइंट्स को देखकर ना ही पॉजिटिव लगे ना ही नेगेटिव लगे। जैसे फिफ्थ डायग्राम है जिसमें पॉइंट्स जो हैं वो एक सर्कुलर मोशन में मतलब बन रहे हैं, तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो हम कहेंगे नो कोरिलेशन, 0। इसी तरह 6 में भी अगर आप देखोगे पॉइंट्स को तो कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, तो इसका मतलब होता है कि ये भी है 0। तो स्कैटर डायग्राम से हमको ये पता लगता है कि भैया रिलेशन कैसे है। तो इस पर क्वेश्चन देखो इस तरह का आता है, वो आपको एक डायग्राम देता है और कहता है बताओ रिलेशन। अब अगर आप पहला डायग्राम देखो ये वाला, तो इसमें डॉट जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है। इसी तरह अगर आप सेकंड डायग्राम भी देखोगे तो उसमें भी जो डॉटेड पॉइंट्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन तो है। लेकिन देखो फ़र्क क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब उन डॉटेड पॉइंट्स में क्लोजनेस काफ़ी है तो इसका मतलब उनका रिश्ता गहरा है, तो इसको हम बोलते हैं हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर उनके डॉटेड पॉइंट्स में देखो गैप है, दूरियां हैं, तो इसका मतलब रिश्ता कमज़ोर है, तो उसको बोलते हैं लो या मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। तो वो आपको दिख रहा है। सेम वे नेगेटिव में भी हो सकता है, इसमें डॉटेड पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन, फोर्थ में भी नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन थर्ड में इनके बीच में नज़दीकियाँ हैं, रिश्ता गहरा है तो हाई, और फोर्थ में डॉटेड पॉइंट्स के बीच में गैप है, दूरियां हैं, रिश्ता कमज़ोर है, तो इसका मतलब लो, तो ये कहा जा सकता है। फिर भैया होता है दूसरा देखो रिवाइज कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दूसरे में तो आपको फॉर्मूले रटने हैं, रटाना आ जाए तो घर से पर्ची बना के फर्रा बना के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन निकालने के फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, और उसका कोई तरीका नहीं है। जैसे एक्चुअल मीन मेथड की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल मीन मेथड में देखो आप स्टेप्स पे फोकस करना, जो सिखाए थे आपको क्या करना है। आपको 2 वैल्यूज़ दे रखी होंगी x और y, ब्लू और येलो, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटा x निकालना है। छोटा x होता है x माइनस एक्स बार। अच्छा, x बार तो आपने पढ़ ही लिया मीन में, है ना, वो तो निकाल ही लोगे। तो x माइनस एक्स बार करके, जिसको डेविएशन बोलते हैं, आपका एक कॉलम आ जाएगा। फिर आ जाएगा उसका स्क्वायर, अगले स्टेप में आप करोगे उसका स्क्वायर, जो आपको दिख रहा है ये। फिर इसी तरह आप निकालोगे y माइनस वाई बार, वो भी आ जाएंगी डेविएशंस, और फिर आप उसका भी स्क्वायर निकाल लोगे, जो आप हरे कलर में देख रहे हो 5वें कॉलम में ये। और फिर आपको छोटे x और छोटे y को मल्टीप्लाई करना है, जो है आपका लास्ट कॉलम, यानी कि एक्स वाई। फिर आप इन सब के टोटल कर दोगे, तो बेसिकली ये स्टेप्स बन गए जो मैंने लिखवाए थे कि स्टेप 1 में निकाल लो x बार, स्टेप 2 में निकाल लो y बार, ठीक है। फिर निकाल लो छोटा x, फिर कर दो उसका स्क्वायर, फिर निकाल लो छोटा y, फिर कर दो उसका स्क्वायर, और फिर कर दो x और y को मल्टीप्लाई। तो 7 स्टेप में गाना तैयार, 7 स्टेप में कोरिलेशन का प्रोसेस तैयार। उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट कर दो इस गिवन फॉर्मूले में, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, है ना। तो इट इज़ मोर ऑफ मैथमेटिक्स
मोर ऑफ फॉर्मूला रट्टाफिकेशन, बस स्टेप्स आपको थोड़ा सा केयरफुली अप्लाई करने हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, उसमें जनरली x या x बार या तो फ्रैक्शन में होगा या नहीं होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो जनरली हमारा जो x या x बार है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, दूसरा केस है ना, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं हम। उसमें क्या होता है, उसमें आपके स्टेप थोड़े ईजी होते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या है, दो वेरिएबल दे रखे होंगे x और y, पहले कॉलम में x का स्क्वायर निकालना है, दूसरे कॉलम में y का स्क्वायर निकालना है, और तीसरे कॉलम में सीधा x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सिंपल हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर और x और y को मल्टीप्लाई। तो इसके स्टेप्स अगर बोलूँ तो 5 स्टेप खत्म। पहले x बार निकाला, फिर y बार निकाला, फिर x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर x इंटू वाई। बस फॉर्मूले में पुट करना है, ये फॉर्मूला है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके आएगा। लेकिन देखो 1 और -1 के बीच में, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीसरा भी होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल मीन की जगह एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो इसीलिए सेम फॉर्मूला है, बस एक्स वाई की जगह dx dy आ जाता है हर जगह। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें x और y जो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, पहले हम उसमें कोई भी एक एज्यूम्ड मीन अपने आप मान लेते हैं, है ना, जैसे a मान रखा है। फिर आप निकालते हो dx यानी डेविएशन, उसका फॉर्मूला x माइनस a, एज्यूम्ड मीन से इस बार माइनस करना है। इसी तरह निकालते हो dy, फिर करते हो dx का स्क्वायर, फिर करते हो dy का स्क्वायर, और लास्ट में करते हो dx इंटू dy, यानी 7 स्टेप। फिर से गाना रटो, मतलब पहले निकाल लिया dx, फिर निकाल लिया dy, फिर निकाल लिया dx स्क्वायर, फिर निकाल लिया dy स्क्वायर, और फिर कर दिया dx इंटू dy। बाकी शुरू के 2 स्टेप तो सिंपल हैं, वो मैंने बोले ही नहीं। a एज्यूम्ड मीन मानना है, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर्मूला वही है जो पहले वाले की तरह है, लेकिन इस बार मीन जो होगा वो एक्चुअल नहीं होगा, मीन होगा एज्यूम्ड, ए वाला। बस ये रेफरेंस है। बाकी फॉर्मूले में पुट कर दोगे, बड़ा सा घातक सा फॉर्मूला है, सॉल्व कर आके आंसर आ जाएगा 1 या -1 के बीच में। और सेम होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें एक d-x और d-y ये लेते हैं हम। d-x या d-y का मतलब है कि जो आपने डेविएशंस निकाले थे बिल्कुल सेम पिछले मेथड में, बस उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, c से डिवाइड कर रहे हैं, बस बेकार का ड्रामा ही और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी स्टेप सेम है, छोड़ो। अच्छा जी, ये ज़रूर कर जाना एग्जाम में, देखो 4 नंबर या 6 नंबर का भी आ जाता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसमें क्या होता है आपका, देखो ये तो है छोटा फॉर्मूला, बादल बना देता हूँ, 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर, बस आपको एक d निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर -1। अब हो सकता है आपने किताब से पढ़ा हो, तो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट अगर ओपन कर दोगे तो n जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होकर n³ - n बन जाएगा। बात एक ही है, तो चिंता ना करें। बाकी रैंक्स आपको जैसे गिवन होंगी, लेट से 2 जजेस ने अपनी अपनी रैंक दे रखी हैं, ये वो। आपको बस एक कॉलम निकालना है, d का मतलब है डेविएशन, यानी कि जज 1 की रैंक और जज 2 की रैंक का डिफरेंस निकालना है, डेविएशन निकालना है, तो d आ जाएगा, और बस फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, वो तो खैर हो ही गया मैथमेटिक्स, और जोड़ लेंगे। तो फॉर्मूले में पुट कर दो 1 - 6 इंटू सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर -1। n का मतलब है कितने हमारे ऑब्जेक्ट्स थे या कितने हमारे नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स थे, और d स्क्वायर जो गिवन हमने इस टेबल में निकाला 20। बस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका रैंक कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा, वो भी 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में आया था ये। अब इसके बाद जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से सुनना। ज़्यादातर क्वेश्चंस में रैंक गिवन नहीं होगी, है ना। वो क्या करेगा, अपना मन से मार्क्स दे देगा कुछ भी, कि भाई ये मार्क्स हैं 2 बच्चों के या 1 बच्चों के या अलग अलग बच्चों के, ये। अब हमें क्या करना है, हमें रैंक खुद निकालनी है। तो इसमें आपके 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। पहले आप रैंक 1 निकालोगे, जैसे अकाउंट्स के मार्क्स हैं, उसमें जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है 99, उसको 1 रैंक दी, फिर अगले वाले को 2, अगले वाले को 3, ऐसे। फिर इकोनॉमिक्स की रैंक अलग दी R2, ये भी हमें खुद देनी है, 100 मार्क्स वाले को 1, फिर अगले वाले को 2, फिर ऐसे। अब इन दोनों रैंक्स में फिर हमें डेविएशन निकालना है, यानी d, और फिर उसका करना है स्क्वायर। तो बस यहाँ पर रैंक आपको क्वेश्चन नहीं देगा, रैंक आपको खुद निकालनी, इतना सा डिफरेंस है। बाकी देखो फॉर्मूला सेम है, 1 - 6 इंटू सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n³ - n।
डी स्क्वायर जो निकाला वो वैल्यू पुट कर दो, एन मतलब कितने हमारे बच्चे थे इसमें देखो 5, मानस, रोहित, गोपाल, सोनू, मोक्ष, तो 5 बच्चे थे, तो एन मतलब 5, वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 या -1 के बीच में। ठीक है, तो नोट कर लेना, बहुत ही सही देखो रिवीजन है, चीज़ें नोट कर लो या अपनी बुक में मार्क कर लो, सुनते रहना। अब देखो आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, ये अगर एग्जाम में आ गई तो बस आप ही कर पाओगे, आपका दोस्त छोड़ देगा। वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो अब ऐसा हो सकता है कि आपके किसी क्वेश्चन के अंदर रैंक रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना सिर्फ। जैसे एक्स ऑब्जर्वेशन के अंदर यहाँ पर मैं गोला बना रहा हूँ, जो तीसरी रैंक है और जो चौथी रैंक है, अब क्योंकि 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो गए 16 और 16, तो फर्स्ट रैंक तो चलो ठीक है 9 को दे दिया, सेकंड रैंक 15 को दे दिया, लेकिन जो थर्ड रैंक थी वो भी 16 है और फोर्थ रैंक भी 16 है, तो अब तो ये टाई हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड और फोर्थ रैंक होल्डर्स को ये रैंक मतलब ऑन एन एवरेज एलोकेट कर देते, तो 3 और 4 का एवरेज मिलाकर बन गया 3.5, तो दोनों की रैंक आप 3.5 लिखोगे, दिख रहा है येलो कलर में। अच्छा, इसी तरह देखो एक और गोला बना रहा हूँ, फोकस करना। वाई ऑब्जर्वेशन में 13 और 13, अब ये रैंक 5th और 6th थी किसी बच्चे की, अब किसकी 5th किसकी 6th, तो 5th और 6th का एवरेज ले लेंगे तो हम दोनों को रैंक 5.5 एलोकेट कर देंगे। इसी तरह 6 और 6, ये देखो 2 नंबर और रिपीट हो रहे हैं, ये रैंक 2 और रैंक 3 थी किसी बच्चे की, अब किसको 2 किसको 3 दे तो दोनों के बीच में एवरेज निकाल लेंगे, 2 और 3 का एवरेज 2.5 2.5। तो इसमें क्या होता है, रैंक रिपीट होती है, तो आप रैंक जब रिपीट होगी तो ऐसे क्या करोगे, उसको दोनों को ही सेम रैंक दे दोगे, तो थर्ड और फोर्थ रैंक वाले को 3.5 ईच, सेकंड और थर्ड रैंक वाले को 2.5 ईच, 6th और 7th रैंक वाले को या जो भी है 5th और 6th रैंक वाले को 5.5 ईच, ये हो गया। तो इसमें 3 बार रैंक रिपीट हुई है, 3 बार, ओ माय गॉड। और अगर आप देखो तो जो रैंक्स में क्लैश हो रहा है, तो येलो कलर 3.5 है ना, 2 का जोड़ा, हरा कलर 5.5 2 का जोड़ा, फिर नीला 2.5 ये भी 2 का जोड़ा, इस जोड़े को बोलते हैं वैसे M, जो आगे अभी फॉर्मूले में यूज होगा। तो 3 बार आपकी रैंक रिपीट हो रही है, तो देखो फॉर्मूला देखना, आपके पैरों तले ज़मीन खिसकेगी थोड़ा सा। एक बड़ा सा फॉर्मूला है 1 - 6 × सिग्मा d स्क्वायर, तक तो हमें पता था। अब आपको एक चीज़ ऐड करनी है, वो है 1/12 × m³ - m, और ये कितनी बार ऐड करनी है, देखो 1/12 × m³ - m, 1/12 × m³ - m, ये आपको 3 बार ऐड करना है। और ये 3 बार इसलिए ऐड करना है इस क्वेश्चन में क्योंकि आपकी रैंक 3 बार रिपीट हुई। अगर 4 बार रिपीट होती तो 4 बार ऐड करते, 10 बार रिपीट होती तो 10 बार ऐड करते, समझ गए। तो ये फ्रैक्शन जो है ये 3 बार ऐड हुआ फॉर्मूले में, बाकी डिनोमिनेटर सेम है। और m की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2, क्योंकि पहली बार भी 2 का जोड़ा बन रहा था 3.5, दूसरी बार भी 2 का जोड़ा बन रहा था 2.5, और तीसरी बार में भी 2 का ही जोड़ा बन रहा था 5.5। तो हर बार m की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। तो पहली बार भी अगर आप देखो तो m की वैल्यू 2, दूसरी बार भी अगर आप देखो तो m की वैल्यू 2, तीसरी बार भी अगर आप देखो तो m की वैल्यू 2। समझ गए जी। अच्छा, एक और देख लो डेमो, बाकी सॉल्व करके हमारा उत्तर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन था, ये अपने आप ट्राई कर लेना चाहे वीडियो पॉज करके। अब इसमें देखो रैंक रिपीट हो रही है फिर से। अब इसमें कितनी बार रैंक रिपीट हो रही है, 2 बार। अब पहले वाले रैंक रिपीट में देखो 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, 3 बच्चों की रैंक रिपीट हो गई थी, 18 मार्क्स 18 मार्क्स 18 मार्क्स। तो हमें 5th रैंक मतलब 4th रैंक, 5th रैंक और 6th रैंक, 3 बच्चों की रैंक रिपीट हो गई थी, तो तीनों का एवरेज निकालो, तो तीनों को 5th एलोकेट कर दी। और दूसरा अगर देखो y के अंदर, तो 9 और 9, रैंक 1 और रैंक 2, अब किसको 1 और किसको 2, तो 1 और 2 का एवरेज हो गया 1.5, तो दोनों को मिल गई 1.5।
अब यहाँ पर आप देखो जो जोड़ा बन रहा है येलो कलर में, तो उसमें कितने हैं, 3 का जोड़ा 5 5 5, लेकिन जो ब्लू कलर वाला जोड़ा है उसमें सिर्फ 1.5 1.5 2। तो इस बार देखो 2 बार रैंक रिपीट हो रही हैं, तो पहली बात तो ये कि हम सिर्फ 2 बार ही ये वाला ब्रैकेट जोड़ रहे हैं। देखो 1 बार और 2 बार, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और m की वैल्यू देखो, एक बार m की वैल्यू 3 पुट होगी और एक बार m की वैल्यू 2 पुट होगी, क्योंकि एक बार 3 का जोड़ा बना और एक बार 2 का जोड़ा बना। तो ये फॉर्मूला है भाइयों बहनों। तो हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है, कृपया खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। ऐसे देख के कई बार लगता है कि क्या हो रहा है या फिर आ जाता है, बट प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना। तो खैर सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, आएगा जो भी तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर रैंक रिपीट जब हो तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, ये बड़ा फॉर्मूला है, ये ऐसे चलता है, ये है। बाकी कुछ छुटपुट क्वेश्चन हमने करे थे वो भी देख लो, वो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे क्या कोरिलेशन चेंज इन ऑरिजिन से अफेक्ट होता है, तो आप कहोगे नहीं। या क्या कोरिलेशन चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है, तो आप कहोगे नहीं, है ना। तो इन दोनों से अफेक्ट नहीं होता। बाकी एक मिसलिनियस फार्मूला है, कोवेरियांस दे देगा आपको और आपको वेरियांस दे देगा। वेरियांस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो एक फार्मूला है आर का मिसलिनियस फार्मूला कि कोवेरियांस इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये एक मिसलिनियस फार्मूले का एप्लीकेशन के लिए मैंने क्वेश्चन में बस टच करवाया था। बाकी एक क्वेश्चन ये इस तरह का आ सकता है जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ देकर हो सकता है आपसे कहे कि चलो भाई वाई निकालो या ये निकालो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ज़रूर मार्क कर लो, अभी देख लेना। ये जो हमने क्वेश्चन 5 करा था, इसमें क्या होता है, रैंक कोरिलेशन आपको देगा कि भैया रैंक कोरिलेशन थी ये 10 बच्चों की, और एक गलती बता देगा बाद में। बस ये इसका क्लासिक पॉइंट है एग्जाम में क्वेश्चन देने का। कह देगा कि हमने एक डिफरेंस को 3 ले लिया गलती से, इंस्टेड ऑफ 7 लेना था, तो इसमें एक गलती हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो भी मतलब रैंक दे रखी है, कोरिलेशन दे रखा है जैसे 0.5, हम पहले डी स्क्वायर निकालते हैं कि डी स्क्वायर कितना था। तो हमें पहले पता चलता है कि सिग्मा डी स्क्वायर था 82.5, जो होता है गलत वाला। अब हमें को सही वाला सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है। अब सही वाला सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकलता है, जब हम गलत वाले में रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर तो माइनस कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर तो माइनस कर दिया, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है 7 उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो हमको सही वाला सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाता है। फिर उसको फॉर्मूला में पुट करके हम रिवाइज्ड आर निकाल लेते हैं। तो ये क्लासिक एग्जाम का क्वेश्चन है, ज़रूर करके चले जाना। चाहे वीडियो रिवाइंड करके 10 बार देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर भी आपके सामने, पर करके प्रैक्टिस ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो कोरिलेशन की पूरी कहानी जो है वो ये इस तरह से चलती है। अब आ जाओ जी इंडेक्स नंबर पर। इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया था ये एक छोटा चैप्टर है, 4 नंबर का डायरेक्ट, ठीक है। वैसे तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, बेसिक कहानी ये थी कि ये कुछ परसेंटेजेस होते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर जो है इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें कुछ मैथमेटिकल आप कह लो एवरेज बताते हैं, सिंपल, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये है थ्योरी के अंदर 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप कहना है एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि भाई जब हम थोक में सामान खरीदते हैं बल्क में तो उस समय क्या महंगाई है ये उसको बताता है। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि भाई हम तो आप और मैं तो नॉर्मल ग्राहक हैं, हम थोड़ी ना बल्क में खरीदते हैं, हम तो दुकान पे गए, ब्रेड खरीदी, आ गए। तो ये महंगाई बताता है, ये प्राइसेस बताता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिटेल लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, भाई इंडस्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियां हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, तो उनके डेटा से जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं IIP, ठीक है। तो 3 तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं थ्योरेटिकली। बाकी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आप देख लो कैसे। एक बार जिसमें हम क्वांटिटी का यूज़ नहीं करते उन्हें बोलते हैं अनवेटेड, लेकिन जब प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी का भी यूज़ करते हैं तो उसको बोल देते हैं वेटेड। और दोनों के ही अंदर सिंपल एग्रीगेट भी होता है और उसमें वेटेड एग्रीगेट होता है, और दोनों के ही अंदर प्राइस रिलेटिव्स भी होते हैं, सिंपल के अंदर भी और वेटेड के अंदर भी, है ना। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कौन से हैं, वेटेड हैं। लेकिन सिंपल की पहले बात कर लेता हूँ। सिंपल एग्रीगेट का तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, P01 =
सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। P1 मतलब करंट ईयर के प्राइस और P0 मतलब बेस ईयर के प्राइस। अच्छा, प्राइस रिलेटिव किसे बोलते हैं? प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, उस ब्रैकेट को प्राइस रिलेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से फॉर्मूले से निकालते हैं इंडेक्स नंबर, तो हम लेते हैं सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। तो जो आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में आपको करवाया था, करंट ईयर का प्राइस है और बेस ईयर का प्राइस है, तो सिग्मा P0 है, सिग्मा P1 है, और उससे हम सिंपल एग्रीगेट अगर निकालें P01 तो आ जाएगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। लेकिन अगर मैं प्राइस रिलेटिव निकालूं यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी जिनका टोटल है 11,000। तो देखो, अगर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से आंसर निकालूंगा तो 11,000 अपॉन 4, वो आ गया 2750। तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो ये सिंपल होता है, वैसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल हमने कर लिया था, वो भी सेम है, सिंपल और सिंपल विद प्राइस रिलेटिव। एग्जाम में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस एक ही चीज़ है, वो है वेटेड एग्रीगेट। वेटेड एग्रीगेट में 3 फॉर्मूले हैं, लैस्पियर का, पास्ची का और फिशर का। देखो इनके फंडे के हैं। लैस्पियर क्या करता है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देता है Q0। लेकिन पास्ची जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता है Q1। तो इसीलिए देखो फॉर्मूले क्या बन गए, अगर आप देखो लैस्पियर का P01 का है सिग्मा P1 इंटू Q0 और अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100, है ना। ऐसी पास्ची का सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q1 इंटू 100, बस। अच्छा, फिशर जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि उसने मैथमेटिकली क्या करा, लैस्पियर के आंसर और पास्ची के आंसर को ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उसका अंडर रूट निकाल लेते हो। तो उसका फॉर्मूला बन गया फिशर का लैस्पियर इंटू पास्ची का, देखो अंडर रूट, है ना, सिंपल। तो ये है। तो फिशर वाला जो होता है वो इन दोनों की ही मदद से डायरेक्टली निकल जाता है, नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों के फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। इसी तरह इनके क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूले भी बन जाते हैं उल्टा, है ना। अच्छा, तो हमने एक एग्जाम्पल भी करा था। एक ही क्वेश्चन को क्वेश्चन लैस्पियर मेथड से सॉल्व करवा सकता है तो लैस्पियर का लगाएंगे फॉर्मूला, पास्ची से करवा सकता है पास्ची का लगाएंगे फॉर्मूला, और फिशर में दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करके आप अंडर रूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 मेथड हैं, बस इन्हीं पे फोकस करना। अगर रिवाइज भी करोगे तो बस इन पे फोकस कर लेना। बाकी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो होता है वो एक मिसलिनियस मतलब फॉर्मूला है, सिग्मा PV अपॉन सिग्मा V। अब PV क्या है वो देख लो बस। इसमें वेट्स होते हैं, है ना, मतलब क्वांटिटी। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 जो है, यानी जिसको हम प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, P0 इंटू Q0 से, यानी कि जिसको हम V बोलते हैं। तो आप जो 2 लाल कलर के कॉलम हैं उन्हें देखना ध्यान से। पहला लाल कलर का कॉलम है P1 अपॉन P0 इंटू 100, वो हो गया एक तरह से आपका प्राइस रिलेटिव P। और दूसरा कॉलम है P0 इंटू Q0, मतलब वेट्स इंटू P0, वो होता है V मतलब वैल्यू, है ना। तो P मतलब प्राइस रिलेटिव, V मतलब वैल्यू। तो दोनों लाल कलर के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल कॉलम आएगा हरे कलर का PV। P मतलब प्राइस रिलेटिव इंटू वैल्यू PV, बस। फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। वैसे यहाँ स्टेप्स भी दे रखे हैं, चाहो तो पढ़ लेना। तो पहले निकालना है प्राइस रिलेटिव स्टेप 1, फिर निकालना है V स्टेप 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया PV, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आंसर आ गया, बस। बाकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वैल्यू इंडेक्स पूछे तो ये फॉर्मूला है सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 अपॉन Q0 इंटू 100, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने पर क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालो। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं। एक तो होता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड जो है वो आपका सेम है जो आपने अभी ऊपर देखा, सिग्मा PV वाला, यानी कि यहाँ पर W होगा वेट, P0 P1 होंगे। तो पहले तो आप प्राइस रिलेटिव निकाल लोगे, यानी कि वही जिसको R बोल दिया यहाँ पर, और फिर प्राइस रिलेटिव को वेट्स से मल्टीप्लाई कर दोगे जिसको बोल दिया WR। तो बस ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W। तो ये सॉल्व करके आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये करना है। और दूसरा होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड।
ये बेसिकली लेस्पियर मेथड ही है, जिसका फॉर्मूला सेम ही है, सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। तो ये लेस्पियर मेथड ही होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो ये तो सेम ही हो गया, देखो लिखा हुआ है ना। अच्छा, IIP भी पूछ सकता है बाय चांस निकालने को। तो IIP में क्या करना है, आपको वेट्स दे रखे हैं, अलग अलग साल के प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू वेट कर दो डिवाइडेड बाई सिग्मा W कर दो। जैसे दिखा देता हूँ इसका एप्लीकेशन। तो आपको वेट्स के साथ Q0 Q1 दे रखा है, तो पहले तो आप Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 निकाल लो, जो आप देख रहे हो येलो कलर का कॉलम R, और फिर उसको W से वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बन गया RW। बस बाकी फॉर्मूला सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो ये भी बाय चांस आपसे पूछ सकता है, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बस बाकी थ्योरी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जो अगर पूछ ले तो कि इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या होते हैं। तो 4 यूजेस हैं, कोई भी आप लिख देना कि भाई इकोनॉमिक पैरामीटर है, कंपैरिजन करने में मदद करता है, और पॉलिसी बनाने में मदद करता है, और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो ये आपका पूरा हो गया कार्यक्रम। बस।